उस रोज रात के 9:30 बजे रावलपिंडी पहुंचकर सदर के एक होटल में कमरा लिया, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो गया। सुबह आंख खुली तो 8:30 बज रहे थे। लाहौर के मुकाबले में रावलपिंडी का मौसम फरवरी के आखिर में भी सर्द था। नाश्ता करके मैं अखबार लेकर कमरे के बाहर धूप में कुर्सी पर बैठ गया और 10 बजे का इंतजार करने लगा। होटल से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। ठीक 9:45 बजे मैंने होटल से निकलकर तांगा लिया और स्टेशन पर 3rd क्लास वेटिंग रूम के बाहर जाकर उतर गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर एक दूसरे से बेजार बेजार बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर तवील इंतजार की बोरियत थी। मेरी नजरें टी स्टॉल की तरफ उठ गईं। वहां दूसरे मुसाफिर खड़े चाय पी रहे थे, मगर उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसकी गर्दन में लाल रुमाल हो। मैंने सिगरेट सुलगाया और एक बेंच के किनारे बैठ गया। अभी दिन के 10 बजने में 4 मिनट बाकी थे। ठीक 10 बजे मैंने एक पुख्ता उम्र के भारी भरकम आदमी को देखा कि शलवार कमीज पर गर्म चादर ओढ़े हुए है, हाथ में थैला है। वेटिंग रूम के तांगा स्टैंड वाले दरवाजे से गुजरकर टी स्टॉल पर आया और चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उस पर निगाहें गाड़ दी। चंद लम्हे वो स्टॉल वाले की तरफ मुंह करके खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर वेटिंग रूम में बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा लिया। ये वही भारतीय जासूस था जिससे मिलने के लिए मुझे हिदायत की गई थी। यकीनन उसे भी मेरा हुलिया बता दिया गया था। एक पल के लिए उसकी निगाहें मुझ पर रुकी, फिर उसने मुंह फेर लिया और कप होंठों के करीब ले जाकर इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेने लगा। वो मुझे हिंदू मालूम हो रहा था। उसके खदोखाल पोटोहार के मुसलमानों जैसे नहीं थे। रंग सांवला और सर के खशखशी बालों में सफेदी झलक रही थी। वो मुझे हरियाणा का हिंदू लग रहा था। टी स्टॉल पर दूसरे ग्राहक भी खड़े थे। मैं इस इंतजार में था कि लोग कम हो तो जाकर उसे अपनी शनाख्त करवा दूं और उसकी शनाख्त तलब करूं। वो भी शायद इसी इंतजार में था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कनखियों से मुझे देख लेता। मेरे बेंच के दूसरे कोने पर एक रेलवे कुली बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। कुछ देर बाद रेल की सीटी सुनाई दी। कुली उठकर गेट की तरफ दौड़ा। बेंच मेरे सिवा खाली था। भारतीय जासूस टी स्टॉल से हटकर फर्श पर बैठे मुसाफिरों की टोलियों का चक्कर काट कर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे करीब आया और बेंच पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, एक सिगरेट सुलगाया और मेरी तरफ जरा सा झुक कर बोला, मौलवी साहब क्या टाइम हुआ है। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की वजह से उसने मुझे मौलवी साहब कहकर पुकारा था। मैंने कलाई पर वक्त देखकर बताया। वो खामोश बैठा रहा। फिर उसने जरा सा करीब खिसकते हुए पूछा कि हवेलियां जाने वाली गाड़ी कब रवाना होगी। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब। मैंने जवाब में कहा पेशावर जाऊंगा। न तो मैं उससे शनाख्ती कोड पूछ रहा था और ना ही उसने इस ज़िमन में कोई कदम बढ़ाया था। 5-7 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा कि मैं कौन सा तेल सर में डालता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा पाम ऑयल। वो खामोश हो गया। उसने थैले में से अखबार निकाल कर खोला और उस पर नजरें जमा दी। तुम्हारा मिशन कौन सा है? वो बड़बड़ाया। मैंने कहा कर्नल नारो। मैंने आगे का लफ्ज नहीं बोला और उसकी शनाख्त के लिए उसकी तरफ देखा। वो बोला कर्नल नारोमनी। बात खुलकर सामने आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को शनाख्त कर चुके थे। उसकी आंखें अभी तक अखबार पर थीं। वो मुझे धीमी आवाज में अपने पीछे आने का कहकर उठा और वेटिंग रूम के गेट की तरफ बढ़ गया। पिंडी रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर वो दाएं जानिब दरख्तों में घिरी हुई वीरान सी सड़क पर चल पड़ा। मैं कुछ फासला रखकर उसके पीछे चल रहा था। आगे एक ग्राउंड आ गया। सड़क के साथ गार्डनिया की बाड़ थी। उसके पीछे एक पत्थर की बेंच थी। वो उस पर बैठ गया। ये जगह सुनसान थी। आसपास कोई नहीं था। उसने अपने थैले में से पुराने अखबार का एक टुकड़ा निकाल कर मुझे दिखाया। उस पर पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान की तस्वीर छपी हुई थी जो हर हुकूमत के खिलाफ बयान देने का आदी था। मैं उसकी सूरत और नाम से वाकिफ था। मैं यहाँ उसका असली नाम नहीं लिखूंगा। आप यूं समझ लें कि उसका नाम कुतुबुद्दीन है। मेरे साथी ने मुझसे उस सियासतदान का तारुफ करवाते हुए उसका असली नाम बताया और कहा कि इस सियासतदान को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हम कुछ अरसा कबल इसे अपने एक खास आदमी के जरिए V2 गोली खिलाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद इसने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बयान देने शुरू कर दिए। ये सियासतदान मुल्क की सलामती का ख्वाह है और अपने सूबे को अलग नहीं करना चाहता। बहरहाल हम इस बात से ही मुतमईन थे कि ये हुकूमत के खिलाफ बयान देता है, लेकिन कुछ दिनों से इसने एक बार फिर हुकूमत के हक में बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये सियासतदान एक ऐसे सूबे से ताल्लुक रखता है जहाँ के हालात बड़े नाजुक हैं और हम चाहते हैं कि वो सूबा अलग होकर भारत में शामिल होने का ऐलान कर दे। ये सियासतदान आजकल इस्लामाबाद आया हुआ है। तुम्हें सबसे पहले यहाँ इसलिए तलब किया गया है कि एक आलिम दीन की शक्ल में उस सियासतदान का कुर्ब हासिल करो, क्योंकि ये सियासतदान बहुत दीनदार आदमी है और पीरी फकीरी के चक्करों में बहुत जल्द फंस जाता है। इसीलिए इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है, क्योंकि जिन 4 सियासतदानों को हम अपनी V2 गोलियों का निशाना बनाना चाहते हैं वो सब के सब तवहुमात का शिकार हैं और तुम उन्हें आसानी से काबू कर सकते हो। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहा इस तस्वीर को गौर से देख लो। मैंने अखबार का टुकड़ा उससे ले लिया, उसे बज़ाहिर गौर से देखा और फिर वापस कर दिया। उसने अखबार के टुकड़े को फाड़ कर फेंक दिया। फिर थैले में से एक नोटबुक निकाली। उसमें पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। ये कटे हुए बालों वाली एक हसीन लड़की की रंगीन तस्वीर थी। तस्वीर मेरे हाथ में देकर वो बोला, ये हमारी सीक्रेट सर्विस की लड़की है। इसका असली नाम सिंधिया है, लेकिन ये शबाना के नाम से इस्लामाबाद में हमारे लिए काम कर रही है। ये अमृतसर के एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती है। खालसा कॉलेज अमृतसर में BSc कर रही थी। हमने इसे अपने खुफिया
سٹاف میں شامل کر لیا، کیونکہ یہ نہ صرف انگریزی روانی سے بول لیتی ہے بلکہ مسلمانوں کے رسم و رواج سے بھی واقف ہے۔ اس کے ہندو ماتا پتا مر چکے ہیں۔ یہ امرتسر میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی۔ ہم نے اسے 2 سال کی ٹریننگ دی اور اسمگل کروا کر ایک ماڈل گرل کی حیثیت سے اسلام آباد پہنچا دیا۔ اپنے حسن کی وجہ سے یہ اونچے طبقے میں بے حد مقبول ہے اور ہمیں بڑے قیمتی سرکاری اور سیاسی راز لا کر دیتی ہیں۔ تم اس سے بھی ملو گے، لیکن سب سے پہلے تمہیں اس سیاستدان والی مہم کو سر کرنا ہے۔ شبانہ عرف سندھیا واقعی حسین تھی۔ اس کے حسن جہاں سوز سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ آدمی زبردست کردار کا مالک ہو۔ وہ بولا تم اپنے آپ کو یہاں چاہے جس طریقے سے بھی متعارف کرواؤ، لیکن تمہیں اسلام آباد کے کسی بہترین ہوٹل میں رہائش اختیار کرنی ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں رقم باقاعدہ ملتی رہے گی، میں تمہیں بار بار نہیں مل سکتا۔ تم اپنے ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے 162.2 پر مجھے کال کر سکتے ہو۔ اگر کوئی مشورہ لینا ہو تو تم شبانہ سے بھی مل کر بات کر سکتے ہو۔ اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، تمہاری ایک تصویر بھی اسے بھیج دی گئی ہے، اس نے کہا، اور شبانہ کی اس کوٹھی کا نمبر بتایا جہاں وہ ایک ادھیڑ عمر کی مسلمان نوکرانی کے ساتھ تنہا رہ رہی تھی۔ میں نے ایڈریس اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا۔ میرے ساتھی نے بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر تھیلے میں سے ایک لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ اس میں 5000 روپے ہیں، ابھی ان سے کام چلاؤ، ضرورت پڑنے پر تمہیں مزید روپے مہیا کیے جائیں گے۔ تمہارا مشن بہت جلد مکمل ہو جانا چاہیے۔ انڈین گورنمنٹ اس وقت کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے جب یہ سیاستدان جہاں کی حکومت کے خلاف دوبارہ بیان دینا شروع کرے گا۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد تمہیں دوسرے 3 سیاستدانوں کی کایا پلٹنے کا کام سونپا جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، میرے جانے کے 15 منٹ بعد یہاں سے اٹھنا۔ وہ اٹھا اور گراؤنڈ سے نکل گیا۔ میں قطب الدین کے بارے میں سوچنے لگا، جو آج کل اپنے صوبے کی علیحدگی کی بات نہیں کرتا تھا، اور اس کے باعث بھارتی حکومت کو تشویش تھی، کیونکہ صوبہ سندھ کا یہ لیڈر قطب الدین بنیادی طور پر ایک محب وطن انسان تھا اور ملکی حالات کے پیش نظر پاکستان کی سالمیت کے حق میں بیان دے رہا تھا، اور اسے بھارتی حکومت ابھی تک نہ خرید سکی تھی، ورنہ یہ مورچہ انڈین سیکرٹ سروس نے کب کا فتح کر لیا ہوتا۔ مجھے اسی مورچے کو کسی دوسرے انداز میں سر کرنے کے لیے یہاں لایا گیا تھا۔ 15 منٹ بعد میں گراؤنڈ سے نکل کر اپنے صدر والے ہوٹل میں آ گیا۔ مجھے اس ہوٹل کو چھوڑ کر اسلام آباد کے کسی جدید ہوٹل میں جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پیسہ بھارتی حکومت کا خرچ ہو رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی پکڑ لی اور اسلام آباد کے ایک شاندار ہوٹل میں جا کر ایک کمرہ لے لیا اور وہاں اپنا نام سید پیر شرافت علی لکھوایا۔ ایک بات عیاں تھی کہ میں V2 گولیاں اپنے ملک کے کسی سیاستدان کو کھلانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ یہ چاروں سیاستدان کم از کم حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کر دیں، تاکہ انڈین حکومت کو یہ یقین ہو جائے کہ ان کا جاسوس کرنل منی یعنی میں اپنے فرائض بڑی خوبی سے ادا کر رہا ہوں۔ یہ بڑا کٹھن اور پیچیدہ کام تھا، لیکن میں نے اس کے لیے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ اسلام آباد میں بھی بھارتی جاسوس میری نگرانی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ میری ایک ایک حرکت کی رپورٹ تیار کر کے انڈین سفارت خانے کے ذریعے یا براہ راست ریڈیو سگنل کی مدد سے اپنی حکومت کو بھجوا رہے تھے۔ چنانچہ میں ان کے شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے انہی کی بتائی ہوئی حکمت عملی پر چلنا چاہتا تھا۔ میں نے ہوٹل میں کمرہ لیتے ہی اخبار میں ایک اشتہار دے دیا کہ پنجاب کے سید پیر شرافت علی صاحب اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں اور دعا و وظائف کے وسیلے سے دکھی انسانیت کی خدمت کا عزم رکھتے ہیں۔ حاجت مند حضرات صبح 9 بجے سے 10 بجے تک انہیں ہوٹل میں مل سکتے ہیں، کسی سے کوئی نذرانہ یا فیس نہیں لی جائے گی۔ اشتہار کا شائع ہونا تھا کہ میرے کمرے کے باہر لوگوں کی قطار لگ گئی۔ میں نے بھی نقلی پیر کا باقاعدہ ڈھونگ رچا دیا۔ کوئی آ کر اپنی کاروباری تباہی کا رونا روتا، کوئی اپنی بیماری کا ذکر کرتا، کسی کو یہ وہم تھا کہ اس پر آسیب ہے۔ میں دل میں 5 بار خدا کا نام لے کر بڑی نیک نیتی سے انہیں دم کر کے رخصت کر دیتا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری کارگزاری سے نگران بھارتی جاسوس کو اطمینان ہو گیا ہوگا تو میں نے حزب اختلاف لیڈر قطب الدین سے رابطہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سیاسی لیڈر اسلام آباد میں اپنے ایک جاگیردار دوست کے عالی شان بنگلے میں مقیم تھا۔ اس دوران اسلام آباد میں اخباروں کے ذریعے میری بطور ایک روحانی عامل کے پبلسٹی ہو چکی تھی۔ میں نے قطب الدین کے سیکرٹری کو فون کیا تو اس نے فوراً مجھے اپنے لیڈر سے ملوا دیا۔ قطب الدین مجھ سے فون پر بات کر کے بے حد خوش ہوا۔ اگرچہ یہ لیڈر بڑا زبردست تھا مگر آدمی بے حد ضعیف الاعتقاد تھا، پیروں فقیروں کا قدردان تھا۔ اس نے مجھے رات کے کھانے کی دعوت دے دی۔ 7 بجے شام قطب الدین کی ایک شاندار کار مجھے لینے کے لیے ہوٹل پہنچی۔ میں نے اپنا حلیہ بالکل سجادہ نشینوں جیسا بنا رکھا تھا اور میرا لباس اعلیٰ ترین خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا۔ قطب الدین اپنے جاگیردار معمر دوست کے ہمراہ بنگلے کے دروازے پر ہار لیے موجود تھا۔ مجھے جدید ترین ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا۔ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ میں کبھی کسی دینی مسئلے پر تھوڑا سا اظہار خیال کرتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ کھانا بڑا پرتکلف تھا۔ رات 11 بجے میں ہوٹل واپس جانے کے لیے اٹھا تو قطب الدین اور اس کے جاگیردار دوست نے اصرار کیا کہ میں انہی کے ہاں قیام کروں۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، چنانچہ معمولی سے انکار کے بعد رضامند ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس کارگزاری پر بھارتی سیکرٹ سروس بہت خوش ہوئی ہوگی۔ اب وہ لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ میں قطب الدین کو کب V2 گولیاں کھلاتا ہوں اور وہ کب حکومت کے خلاف بیان بازی شروع کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اگر میرے مشن میں بھارت واپس
واپس जाकर एटमी प्लांट को तबाह करना शामिल न होता तो मैं पाकिस्तान में दाखिल होते ही भारतीय जासूस को गिरफ्तार करवा देता और अपने आप को जाहिर कर देता। लेकिन मुझे अभी अपने मिशन को कामयाब बनाकर वापस जाना था ताकि इंडियन सीक्रेट सर्विस की नजरों में मेरी पोजीशन मजबूत हो जाए और मैं भारत में पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल सकूं। मेरी कामयाबी का राज इसी में पोशीदा था कि जिन पाकिस्तानी सियासी लीडरों को मैं वीटू गोलियां खिलाने आया था वो ये गोलियां खाए बगैर ही हुकूमत के खिलाफ बयानात दे दें। मेरे कहने पर ये लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बयान नहीं दे सकते थे और जब तक ये इस किस्म के 2-4 बयान नहीं देते भारतीय सीक्रेट सर्विस को मेरी कारकर्दगी का यकीन नहीं आ सकता था। एक ख्याल ये भी आया कि क्यों न मैं कुतुबुद्दीन को वीटू गोली खिला दूं। फिर सोचा कि हो सकता है ये गोली वाकई असर अंगेज हो और वो सियासी लीडर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की बाकायदा मुहिम शुरू कर दे। ये मैं नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि कुतुबुद्दीन इस किस्म के 1 या 2 बयान दे दे जिनमें हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की गई हो। अचानक एक तदबीर मेरे जहन में आ गई। एक रूहानी पेशवा की हैसियत से कुतुबुद्दीन मुझसे बेहद मुतासिर है। मैं अपने उस रूहानी असर का फायदा उठा सकता हूँ। ये तदबीर मुझे पसंद आ गई। चुनांचे एक रोज दोपहर के खाने पर जब कमरे में कुतुबुद्दीन और उसका जागीरदार दोस्त भी मौजूद था मैंने अचानक आंखें बंद कर ली। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त बातें करते करते एकदम चुप हो गए। मैंने बुलंद आवाज में कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। 2-3 मिनट तक मैं उन दुआओं का विर्द करता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे मुरीदों पर काफी असर हो चुका है तो मैंने आंखें खोल दी। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त अदब से दस्तरखान पर बैठे थे। मैंने अपना हाथ कुतुबुद्दीन के सर पर रख दिया और आवाज में जलाल पैदा करके बोला, कुतुबुद्दीन तुझ पर आई हुई बला टल गई है, तेरे उरूज का सितारा तुलू हो गया है। सियासी लीडर का चेहरा खुशी से दमक उठा। मैंने बाजू फजा में बुलंद करते हुए कहा, मुझे कश्फ हुआ है कि तू इस मुल्क में आला तरीन मनसब हासिल कर लेगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। क्या तू ऐसा करने पर तैयार है? कुतुबुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, शाह जी आप जैसा हुक्म करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मैंने मजीद जलाल में आते हुए कहा, तो सुनो, आज के बाद तुम्हें हफ्ते में एक बार हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी जरूर करनी होगी। ये नुक्ताचीनी एक खास तामीरी हद के अंदर होगी। वो बोला, हुजूर हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होने की हैसियत से मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप हुक्म करें तो हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं उनके खिलाफ मैं कल ही एक मातदिल बयान जारी कर दूं। मैंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है। कम से कम 3 माह तक तुम्हें इस किस्म की नुक्ताचीनी हफ्ते में एक बार जरूर करनी होगी। वो बोला, ऐसा ही होगा हुजूर, लेकिन क्या 3 माह के बाद? मैंने गरजदार आवाज में उसकी बात काट दी और कहा, उसके बाद तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा कि खुदा तुम्हें किस उरूज पर पहुंचाता है। मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर दुआ करूंगा। कुतुबुद्दीन ने अकीदत से मेरे हाथ चूम कर आंखों से लगाए। शाह जी कुछ मेरे हक में भी इरशाद फरमाइए। जागीरदार बोला, मेरी 2 करोड़ की जायदाद के मुकदमे का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये फैसला मेरे हक में हो जाए। मैंने उस मोमर जागीरदार के कांधे को थपथपाते हुए कहा, अल्लाह की तरफ से जो होगा मुनासिब होगा। अगले रोज कुतुबुद्दीन ने मेरी हिदायत के मुताबिक हुकूमत की नए टैक्सों की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करते हुए एक बयान जारी कर दिया। बयान अखबारों में छप गया। मुझे यकीन था कि ये बयान पाकिस्तान में मौजूद भारतीय जासूसों ने भी पढ़ लिया होगा और सिफारत खाने की तरफ से इंडियन हुकूमत को आगाह कर दिया होगा। गोया कर्नल गुरमीत सिंह और कर्नल गुप्ता को यकीन हो गया होगा कि मैंने उसके बताए हुए 4 लीडरों में से एक को वीटू गोली खिला दी है, जबकि तमाम गोलियां मेरे पास उसी तरह महफूज थीं। 2 रोज बाद मैं तन्हा रहने का बहाना करके लीडर के बंगले से उठाया। अपनी मुहिम की पहली कामयाबी का रद्द अमल मालूम करने के लिए मैंने रात 9 बजे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चटखनी लगाई। बेडरूम में जाकर रेडियो ट्रांसमीटर निकाला, कोड बुक खोलकर सामने रखी और ट्रांसमीटर ऑन करके दिल्ली में इंडियन मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल गुप्ता की फ्रीक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से फौरन कोड में मिशन का नाम दोहराया गया। मैंने अपना कोड बताया और फिर खुफिया अल्फाज में पैगाम दिया कि मैंने पहले सियासी लीडर को V2 गोली खिला दी है। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता ने भी कोड अल्फाज में कहा, सियासी लीडर का बयान हमने पढ़ लिया है। पहली कामयाबी पर मुबारकबाद। अब अपने दूसरे टारगेट की तरफ तवज्जो दो और इतनी सी बात के लिए दोबारा राब्ता कायम न करना। तुम इस्लामाबाद में हो और तुम्हारे सिग्नल पकड़े जा सकते हैं। मैं मुतमईन हो गया। मुझे दोबारा सिग्नल देने की क्या जरूरत थी। मैंने कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर पलंग के पास तांबे के गमले में छुपा कर रख दिया। शाम को कुतुबुद्दीन मेरे होटल आ गया और बहुत इसरार करके खाने पर साथ ले गया। मुझे अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही ताकीद करके वापस आ गया कि हर हफ्ते इसी किस्म का एक बयान जरूर दे दिया करें। रात 10 बजे मुझे उनकी शानदार गाड़ी होटल वापस छोड़ गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर एक जर्द लिफाफा पड़ा हुआ था। उसमें मेरे लिए टाइप किया हुआ पैगाम था, पहली कामयाबी मुबारक,
थर्ड क्लास वेटिंग रूम। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि मुबारकबाद का ये पैगाम उस हिंदू जासूस की जानिब से है जो इस्लामाबाद में मुतय्यन है और मुझे पिंडी रेलवे स्टेशन के थर्ड क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैं इस्लामाबाद से अपने दूसरे टारगेट की तरफ रवाना होने से पहले मॉडल गर्ल और भारतीय जासूसा सिंधिया उर्फ शबाना से मुलाकात करके ये मालूम करना चाहता था कि उसने अपनी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का जाल कहाँ तक फैला रखा है और किन सरकारी जराए से वो पाकिस्तान के बारे में कीमती राज हासिल करके भारत पहुंचा रही है। शाम को मैं टैक्सी लेकर उसकी कोठी पहुंच गया जो एक पुरफजा मकाम पर वाक़ थी। एक जानिब सफेदे के दरख्तों तले सुर्ख टोयोटा कार खड़ी थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में से अंग्रेजी म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। कोठी के गेट पर कोठी का नंबर लिखा था। शबाना के नाम की तख्ती नहीं थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। आमने सामने खूबसूरत कोठियों वाली ये छोटी सी पुख्ता सड़क शाम के ठंडे अंधेरे में सुनसान थी। दूसरी बार बटन दबाने पर सामने कुछ फासले पर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम लड़का गेट की तरफ दौड़ा। मेरा हुलिया देखकर कुछ मरूब सा होकर बोला, किससे मिलना है मौलवी जी? मैंने कहा बीबी जी से कहो मौलाना साहब आए हैं। वो बोला, आपका नाम क्या है मौलवी जी? मैंने कहा तुम जाकर कह दो मौलाना साहब आए हैं बस। लड़का दौड़कर कोठी में चला गया। 1 मिनट बाद ड्राइंग रूम में से एक उधेड़ उम्र की औरत बरामद हुई। ये शबाना की नौकरानी थी जिसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये मुसलमान नौकरानी शबाना के साथ रहती थी। उसने पोठोहारी लहजे में कहा, बीबी जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने दिल में कहा कि तुम्हारी बीबी जी की तो ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। मैंने दरवेशों की तरह हाथ उठाकर दुआ दी और नौकरानी के पीछे चल दिया। मुझे साइड रूम में बिठा दिया गया जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुनिया जहान के नवादिरात वहां जमा थे। मैं सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और तस्बीह शुरू कर दी। अलबत्ता नीम व आंखों से दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को भी देखता रहा। दफतन पर्दा हटा और मेरे सामने सुर्खो सफेद रंग और चमकीली आंखों वाली एक हसीनो जमील दोशीजा रेशमी शलवार कमीज में मलबूस आ खड़ी हुई। उसके कांधे पर एक फूलदार कीमती शॉल थी। कटे हुए बाल जिन्हें किसी केमिकल से सुनहरा किया गया था उसके कांधों पर पड़े हुए थे। मेरी दरवेशों जैसी सूरत देखकर उसने अदब से सलाम किया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो मुझसे पूछती मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं सैयद पीर शराफत अली हूँ और एक रूहानी मुआलिज हूँ। मैंने महसूस किया कि उस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। ताहम बज़ाहिर वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने आपके बारे में अखबारों में पढ़ा है, ज़हे नसीब के आप गरीब खाने पर तशरीफ लाए। मैंने तस्दीक के ख्याल से पूछा कि क्या वही शबाना है? वो मुस्कुराई। उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। जी हाँ, इस नाचीज को ही शबाना कहते हैं। मगर हुजूर मैं तो मॉडलिंग का गैर शरई काम करती हूँ। आपने मुझ गुनाहगार के यहाँ कदम रंजा फरमाने की कैसे जहमत गवारा की? मैं उसे गहरी नजरों से देख रहा था, लेकिन क्या मजाल कि वो मेरी आंखों की तेजी से जरा भी मुतासिर हुई हो। मैं दिल ही दिल में उसके आसाब और खुद एतमादी को सराहे बगैर न रह सका। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसे मेरी जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें मेरे लंबे लंबे बाल नहीं थे और दाढ़ी भी छोटी थी। अब मैंने दाढ़ी कुछ बढ़ा ली थी और सर के बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। फिर मैं दरवेशों के भेष में भी था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं सिंधिया? वो सोफे पर उछल सी पड़ी और मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। फिर उसके होंठों से अपने आप निकल गया, कर्नल मनी? मैंने जवाब दिया, हाँ। उसने बैक साइड का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोली, भगवान के लिए ये लफ्ज फिर कभी ना बोलना कर्नल मनी। मुझे पहले ही कुछ शक हुआ था, मगर तुम्हारी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो तो। मैंने कहा, उस वक्त मेरे बाल लंबे नहीं थे और मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैंने उसे अपना कोड बताया और एहतियात के तौर पर उसका कोड भी दरियाफ्त कर लिया। वो संभल कर बैठ गई और उसने मुझे बताया कि अंदर उसके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सरकारी मेहमान हैं? वो मुस्कुराई, और भला कौन हो सकते हैं महाशय जी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस्लामाबाद किस मिशन पर आया हूँ और उसके पास आने का मकसद क्या है। मैंने वेटिंग रूम वाले भारतीय जासूस का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने की हिदायत की गई थी और मेरा मिशन ऐसा है कि तुम्हें उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। जब मैंने उसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी आंखें सुकड़ गईं। इसकी क्या जरूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है मुझे उन लोगों से भी कभी वास्ता पड़ जाए। शबाना नहीं चाहती थी कि मैं उनके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूं जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया है और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम भारत के स्पाई मास्टर जगदीश से है। चुनाचे वो इनकार न कर सकी और मुझे टीवी लाउंज में ले गई। टीवी लाउंज में रोशनी बड़ी मध्यम और रोमान अंगेज थी। फजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। 2 आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी से ग्लास मेज के नीचे रख दिए। शबाना ने मेरा तारुफ करवाया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। उन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और खबरें पढ़ रखी थी। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाहजी बड़े आजाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते। आप बेफिक्र रहें, इनका आना
बरकत का बायस हैं। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने भी उनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शिराजी और उमर खयाम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागर और मीना का तस्करा था। नतीजतन वो खूब खुल गए और ग्लास दोबारा मेज पर रख लिए। वो मरकजी हुकूमत के अफसर थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फाइज थे जहां से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने उन दोनों की शक्लें और नाम जहन में नक्श कर लिए। इनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वो खूब बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसका नाम आप उन्हें बेग साहब कह लें। ये गंजा मिस्टर बेग मरकजी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल सिंधिया के वाकई उसे हुकूमत के राज बहम पहुंचा रहा था तो वो पाकिस्तान को जबरदस्त खतरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गर्विदा कर लिया। मैंने उससे उसका फोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलिक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी, मुझे इजाजत दो, हमारे वजीफे का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा, खुदा हाफिज। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ चूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी, तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। शबाना ने दाएं बाएं देखा और दबी जबान में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी भी वक्त इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदीश यानी मास्टर फिरोजदीन घड़ी साज से मिलने के ऑर्डर मिल सकते थे। चुनाचे मैं जल्द अज जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था।